हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देख रखा था जिसमें हम लोगों ने इलास्टिसिटी का बात कर रखा था। ठीक है, इलास्टिसिटी में जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलास्टिसिटी होता क्या है, इन इलास्टिक क्या होता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं पुरानी चीजें, उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। तो अगर बात करें इलास्टिक का, ठीक है, आज उसी क्लास का पार्ट 2 क्लास है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग बात करें इलास्टिक का, तो इलास्टिक का मीनिंग मैंने क्या बता रखा था आपको, चेंज। और इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, नो चेंज। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ सर, चेंज। इन इलास्टिक का मतलब हुआ नो चेंज। तो जब भी हम लोग, जैसे कि हम लोग नॉर्मली पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड में, कि अगर प्राइस बढ़ता है डिमांड घटता है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ता है। बट अभी जब हम लोगों ने इलास्टिसिटी पढ़ा, तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना होता है उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो सर इलास्टिसिटी में और आपने क्या क्या पढ़ाया था, हम लोगों ने इलास्टिसिटी के डिटरमिनेंट्स भी पढ़े थे, प्लस इलास्टिसिटी का हम लोगों ने दो मेथड पढ़ रखा था फाउंड करने का। जैसे इलास्टिसिटी फाइंड करने के लिए एक हमको याद आ रहा है कि आर्क मेथड हम लोगों ने पढ़ रखा था, और एक पॉइंट इलास्टिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था। और जब मैं उसी क्लास में आपको परसेंटेज मेथड भी पढ़ा रखा हूं। ठीक है, चेंज क्यू बाई चेंज पी वाला जो फॉर्मूला मैं कॉन्सेप्ट दिया था, इनटू पी बाई क्यू, वो फॉर्मूला आपका रामबाण होगा क्वेश्चंस बनाने के लिए। प्लस इसमें नेगेटिव साइन को क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, चलिए, तो आते हैं हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सर कुछ मेथड बचा था क्या, जी हाँ, कुछ मेथड बच रखा था हमारा। तो कौन कौन सा मेथड बचा था, तो आज जनरली हम लोग बात करेंगे टोटल आउटले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। कौन सा मेथड, टोटल आउटले मेथड। सर ये आउटले मेथड को क्या हम लोग एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, हाँ। क्या इसको रिवेन्यू भी बोलते हैं, बिल्कुल। तो टोटल आउटले मेथड जो है उसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहा जाता है, टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है सर, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो देखो समझना यहां पे, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड द टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले, टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेड ऑन इट आर ग्रेटली रिलेटेड टू ईच अदर। ये क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे सर, तो बाई एनालाइजिंग द चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले, एक्सपेंडिचर में या आउटले में कोई चेंजेस देखने को मिलता है, तब we can know the price elasticity of demand for the goods। तो हम लोग यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में भी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, आइए देखते हैं कि we can only say whether the demand for a good is elastic or inelastic। we cannot find out the exact coefficient of price elasticity। हम लोग बता सकते हैं कि वो इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल भी ले लेंगे आगे। when as a result of change in price of a goods the total expenditure on the goods remains same। क्या बोला है, when as a result of change in price of goods, किसी भी गुड्स के प्राइस में चेंज होने से द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स रिमेन सेम, उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स इज इक्वल टू यूनिट। ठीक है, क्या बोला है, इक्वल टू यूनिट, मतलब E is equal to 1। ठीक है, this is because total expenditure made on the goods can remain the same only if the proportional change in quantity demanded is equal to the proportional change in price। Thus if there is 100% increase in price of the goods and if the price elasticity is unitary, मतलब E is equal to 1, तो total expenditure of the buyer on the good will remain unchanged। तो यहाँ पे जो भी टोटल एक्सपेंडिचर होगा उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए उसी तरीके से और क्या है देखिए,
व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए गुड्स, जब किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, तो द टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन द गुड्स फॉल, और व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, तो इसमें क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होते हुए दिखेगा आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि द टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन द गुड्स इंक्रीजेस, वी कैन से दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पे क्या देखने को मिलेगा, ग्रेटर देन 1, मतलब कि चेंज जो होगा वो 1 से ज्यादा देखने को मिलेगा। सर एग्जांपल से समझाइए, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। समझो, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि एज अ रेडियो का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि रेडियो का प्राइस जो है वो फॉल कर रहा है, गिर रहा है, ठीक है, 500 से 400 हो गया। कितना हो गया है, 500 से 400, ठीक है। तो द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रेडियोज इंक्रीजेस फ्रॉम 50,000 टू 60,000। तो पहले हम कितना एक्सपेंडिचर करते थे रेडियो पे, 50,000, अब हम एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा दिए, 60,000, ठीक है, मतलब 10,000 से बढ़ गया मेरा। तो इंडिकेटिंग इलास्टिक डिमांड फॉर द रेशियो, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इलास्टिक डिमांड है, चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से हैड द प्राइस ऑफ रेडियो इंक्रीज फ्रॉम 400 टू 500, अगर प्राइस जो है रेडियो पहले 400 था, अभी बढ़ के कितना हो गया, 500 हो गया है, तो द डिमांड वुड हैव फॉलन फ्रॉम 150 टू 100 रेडियोस। तो पहले लोग 150 रेडियोस खरीद रहे थे, डिमांड 150 का था, अब वो घट करके कितना हो गया है, 100 रेडियोस। तो यहां पे आपको दिख रहा है इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा होगा, जी सर। तो इंडिकेटिंग a fall in the total outlay from 60 to 50,000, showing elastic demand for the radios। तो यहाँ पे आपको कैसा डिमांड देखने को मिल रहा है, इलास्टिक डिमांड आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि ये 60,000 से कितना हो चुका है, 50,000 हो चुका है, ठीक है। चलिए एक और कंडीशन रहा, एक और कंडीशन में क्या दिया हुआ है ये भी देखेंगे हम लोग। When as a result of increase in the price of goods, यहाँ पे गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो द टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स इंक्रीजेस, और व्हेन एज अ रिजल्ट डिक्रीजेस इन इट्स प्राइस। देखिए ये लाइन को समझिएगा, ये लाइन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये लाइन पे क्या बोला है, व्हेन एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स का अगर प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स इंक्रीजेस, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और व्हेन एज अ रिजल्ट डिक्रीज इन प्राइस, लेकिन जब प्राइस डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बिल्कुल घटेगा सर। तो वी से दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, मतलब यूनिटी मतलब क्या हो गया, लेस देन 1, ई इज इक्वल टू ई इज लेस देन 1, ठीक है। चेंज देखने को मिलेगा लेकिन कम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉल इन प्राइस ऑफ व्हीट फ्रॉम 20 टू 18 रुपीज पर केजी, पहले व्हीट था 20 रुपए पर किलो, अब वो हो गया है 18 रुपए पर केजी, ठीक है। तो द टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर फॉल्स फ्रॉम 1000 टू 9360 kg, इंडिकेटिंग इन इलास्टिक डिमांड फॉर द व्हीट। तो यहां पे देखोगे ध्यान से आप कि प्राइस पहले कितना था, 20 रुपए से कितना हो गया, 18 रुपए हो गया, लेकिन जो एक्सपेंडिचर था वो 10,000 से कितना हो गया है, 9,360, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, इंडिकेटिंग द, ये क्या दिखा रहा है हमें, ये इन इलास्टिक डिमांड बता रहा है। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग बोल सकते, वी कैन शो दैट द रिजल्ट फॉर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हीट फ्रॉम 18 टू 20 पर केजी। तो अगर हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो 18 से 20 रुपया हो गया है, तो द टोटल आउटले इंक्रीजेस फ्रॉम 9,360 टू 10,000, इंडिकेटिंग इन इलास्टिक डिमांड फॉर द व्हीट। तो उसी तरीके से जब उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, वो ज्यादा देखने को मिलेगा। कैसे सिचुएशन में, इन इलास्टिक डिमांड फॉर द किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लोगों ने व्हीट का ले रखा है, ठीक है। चलिए आगे कुछ देखते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिक। थोड़ा सा आज मेरा आवाज खराब है, मुझे सर्दी लग चुकी है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने का।
थोड़ा मेडिसिन वगैरह भी ले रखा है, तो चलिए देखते हैं कब तक ठीक होता है। थोड़ा आवाज के साथ मैनेज कीजिएगा। पहला, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं सर, क्या होता है डिटर्मिनेंट्स? चलिए आगे बताते हैं आपको क्या होता है। ये सारे चीजों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बस थोड़ा थोड़ा वर्डिंग चेंज होगा, थोड़ा थोड़ा कहाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कहाँ इनवर्स रिलेशन है, कहाँ डायरेक्ट रिलेशन है। इनवर्स मतलब क्या सर, जहां मतलब उल्टा रिलेशन देखने को मिलेगा, नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलेगा, और जहां पे डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है मतलब पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, चलिए ऐसा है क्या? हाँ चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, इन द above section we have explained what is price elasticity and how it is measured। प्राइस इलास्टिसिटी होता क्या और हम उसको कैसे मेजर करते हैं, ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखा। ठीक है, नाउ an important question is that what are the factors which determines whether the demand for a good is elastic or inelastic। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बताते हैं कि कोई भी चीज इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। ठीक, तो अभी हम लोग वी विल कंसीडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, थोड़ा सा इसको पहले बता दें उसके बाद इसके अंदर घुसते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड पे कैसे फर्क पड़ता है सब्स्टिट्यूट के होने से। सपोज दैट कि मेरे पास मान के चलो 2 फोन है, ठीक है, सपोज दैट मेरे पास 2 फोन है। ठीक है, एक बात समझना कि अगर ये फोन और एक और फोन है, उन दोनों फोन का फीचर्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए, और दोनों का प्राइस भी सेम है। तो अगर इस फोन के प्राइस में इस फोन का प्राइस अगर बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो अल्टीमेटली डिमांड जो दूसरे फोन का होगा विथ सेम फीचर्स, जो इसका कॉम्पिटिटर है, जो इसका सब्स्टिट्यूट है, उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर। तो क्या यही चीज यहां पे लिखा हुआ है? देखते हैं, होना तो चाहिए यही चीज लिखा हुआ। चलिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए ध्यान से पे कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट। उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट कितने अवेलेबल हैं। ठीक है, सम कमोडिटीज लाइक बटर, कैबेज, मारुति कार, कोको कोला एटसेट्रा हैव सम क्लोज सब्स्टिट्यूट। इनके कुछ क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्या होते हैं सर? देयर इज अ, देखिए ध्यान से, देयर इज अ margarine, other green vegetables, Centro or other cars, Pepsi or any other cold drink respectively। सिंपल सा एक एग्जांपल बताइए ना सर। सिंपल एग्जांपल ये है कि you have 2 choices, one is Pepsi, other is Coca Cola। ठीक है, और एक और ले लेते हैं थम्स अप। आई थिंक सबका टेस्ट सेम ही है, सिमिलर ही है लगभग। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो मेरे को देखने को नहीं मिलता है। तो अगर पेप्सी के प्राइसेस में चेंजेस देखने को मिलेगा तो उसके जो क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे, उनके प्राइस में अगर कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, तो अल्टीमेटली उन क्लोज सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा सर। तो यहां पे किस तरह का रिलेशन देखने को मिला आपको? नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, मतलब उल्टा रिलेशन देखने को मिला। जी सर। तो अ चेंज इन प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी, द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट रिमेनिंग कांस्टेंट। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कैन बी एक्सपेक्टेड टू कॉज अ क्वाइट सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन, अ फॉल इन प्राइस लीडिंग टू कंज्यूमर्स to buy more of the commodity in question and rise in price leading to consumer to buy more of the substitute। ठीक है, तो जैसे प्राइस राइज करेगा, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस अगर सिमिलर है जितना पहले था, तो उसका क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। कमोडिटीज सच एज salt, housing and all vegetables taken together have few in any satisfactory substitutes, and a rise in their prices may cause a smaller fall in their quantity demanded। Thus we can say that goods which typically have a close or perfect substitute have highly elastic demand curve।
तो जो क्लोज होगा और परफेक्ट इलास्टिक होगा उसमें आपको क्या दिखेगा, बहुत ज्यादा इलास्टिक देखने, बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल एज अ ग्रुप ऑफ गुड्स और सर्विसेज मे हैव inelastic demand, but when we consider its various brand we say that a particular brand has a elastic demand। तो जब किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात करेंगे तो उसका डिमांड जो होगा आपको क्या देखने को मिलेगा, इलास्टिक देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन the demand for common salt is inelastic because goods substitute for the common salts are not available। कॉमन सॉल्ट का कितना आपको सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, नहीं, तो उसके प्राइस में चेंज होने से कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं सर, नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, पोजीशन ऑफ ए कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, ठीक है। कंज्यूमर के बजट, बजट क्या होता है, बजट वही जो मंथ के स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, तय करते हैं कि इस मंथ, अगर एक हाउस होल्ड का बात करें, घर का बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, अगले मंथ का राशन इसी मंथ, मतलब इस मंथ जो राशन यूज होगा उसका राशन हम लोग अभी लेके आ जाते हैं। तो हम लोग एक बजट चार्ट प्रिपेयर करते हैं कि कहाँ कितना खर्चा करना है, कैसे करना है, वो क्या कैसे बना पाते हैं सर, तो हमारा इनकम जैसे अलाउ करता है वैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इनकम भी इलास्टिसिटी पढ़ेंगे सर, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में कवर हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द ग्रेटर the proportion of income spent on the commodity generally the greater will be its elasticity of demand and vice versa। greater ज्यादा, क्या बोला है, the greater the proportion of income, जितना ज्यादा आप इनकम का पैसा किसी प्रोडक्ट में खर्च करोगे, कमोडिटी में खर्च करोगे, उतना ही ज्यादा उसका डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। the demand for goods like common salt, matches, buttons etc tend to be highly inelastic because a household spend only a fraction of their income on each of them। बहुत कम खर्च करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है, और एक फिक्स्ड और लिमिटेड ही अमाउंट खर्च करते हैं। on the other hand demand for goods like clothing tends to be elastic since household generally spend a good part of their income on clothing। तो हम लोग जैसे कि अगर देखोगे कि दुर्गा पूजा के टाइम पे या ईद के टाइम पे या किसी भी फेस्टिवल पे ले लो, जो जिसका फेस्टिवल है उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर जैसे जैसे कंपनीज में हम लोग जॉब करते हैं हमें वहां से कुछ बोनस मिल जाता है या हम लोग कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके रखते हैं ताकि किसी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल में जहां पे हम थोड़ा सा इनकम का कुछ पार्ट को निकाल करके स्पेशली क्लोथिंग में खर्च करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि जनरली स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन क्लोथिंग, ठीक है। गुड पार्ट मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, हम लोग हर दिन कपड़ा नहीं खरीदते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, नेचर ऑफ नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाई, ठीक है, क्या बोला है सर, देखिए क्या, इन जनरल लग्जरी गुड्स आर प्राइस इलास्टिक व्हाइल नेसेसिटीज आर प्राइस इनइलास्टिक। सर क्या बोल रहे हो आप, लग्जरी गुड्स है वो प्राइस इलास्टिक है, कैसे, तो लग्जरी आइटम्स होते हैं अगर उसमें थोड़ा सा भी प्राइस घटता है ना तो डिमांड बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एग्जांपल ले लो, आज सोने का प्राइस क्या हो गया, घट गया, तो अगर आज सोने का प्राइस घटता हुआ दिख रहा है आपको तो उस दिन डिमांड ज्यादा हो जाता है, ये सोच के कि कल को इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा देखने को फर्क मिलता है चेंजेस, तो वो प्रोडक्ट क्या हो गया, इलास्टिक। व्हाइल नेसेसिटी आर प्राइस इलास्टिक, नमक का प्राइस कम हो जाएगा तो क्या आप एक ही दिन सारा लेके रख लोगे पूरे जीवन को खाने के लिए, नहीं, क्या ज्यादा हो जाएगा तो आप ये सोचोगे कि फ्यूचर में और बढ़ेगा तो अभी ही लेके रख लेते हैं, नहीं, वो इनइलास्टिक है, उसके प्राइस में चेंज हो नहीं फर्क पड़ता है हमें, ठीक है। दस while the demand for television is relatively elastic, ठीक है, the demand for television is relatively elastic, the demand for food and housing in general is inelastic, ठीक है। क्यों सर, ये relatively elastic क्या होता है, तो देखो प्राइस में चेंजेस देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट ज्यादा परचेज करेंगे, ठीक है, तो द डिमांड फॉर फूड एंड हाउसिंग इज जनरली इनइलास्टिक। लेकिन अगर हाउसिंग का बात करें तो वो कभी कभार होता है,
हर दिन हम लोग घर नहीं खरीदते रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक चेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर ये थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत लगे, दैट मीन्स कि आपने वो बैंड वैगन और वेबलेन कॉन्स्पिकस गुड्स के बारे में एक क्लास मैंने ले रखा है, ठीक है, आई थिंक डिमांड का क्लास में वो होगा, उसको एक बार क्लास जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट, कितने बार यूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूजेस है कि कम यूजेस है। एग्जांपल ले ले, क्या ले लीजिए सर, दूध का कितना यूज है, बहुत तरह का यूज है, ठीक है, कंपोजिट डिमांड है उसका, हाँ सर, ठीक है, लेकिन क्या कंपोजिट डिमांड हमेशा रहेगा, जब उसका प्राइस कम हो जाएगा तो उसको डिफरेंट चीजों के लिए यूज कर लेंगे, कर्ड बनाएंगे, कस्टर्ड बनाएंगे, और क्या क्या बनाते हैं, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, हर जगह पे यूज करेंगे दूध का। लेकिन जैसे दूध का प्राइस बढ़ा, उसका यूज करना बंद नहीं करेंगे, उसका यूज करना कम कर देंगे। ठीक है, चलिए यही चीज है क्या सर, देख लेते हैं। The more the possible use of commodities, greater will be its price elasticity and vice versa. प्राइस इलास्टिसिटी से ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब प्राइस में अगर 1 रुपया कम होता है तो डिमांड ज्यादा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, टू इलस्ट्रेट मिल्क हैज अ सेवरल यूजेस, जैसा आपको पता है कि मिल्क का बहुत सारे यूजेस है। इफ इट्स प्राइस फॉल, it can be used for variety of purpose like preparation of curd, बहुत अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, क्या दही जमा लेंगे, गर्मी का दिन है खा लेंगे, क्रीम आता तो नहीं है मुझे बनाने, लेकिन देखते हैं क्रीम बनाते हैं। ठीक है, घी एंड स्वीट्स, देख रहे हो यहाँ पे मल्टीपल यूजेस हो रहा है, कंपोजिट यूजेस हो रहा है। ठीक है, बट इफ द प्राइस increases, its use will be restricted only to essential purpose like feeding the children and sick person. तो भैया जब प्राइस बढ़ा तो सिर्फ कौन खाएंगे या कौन पिएंगे दूध, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे दादाजी दादी जी, पापा मम्मी। ठीक है, चलिए हम लोग छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड सर, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, the longer the time period one has, the more completely one can adjust. longer the time period, जितना लंबा टाइम पीरियड होगा उतना ज्यादा एडजस्ट कर पाएगा। a homely example of the effect can be seen in motoring habits. in response to a higher petrol price, one can in the short run make fewer trips of car. हुआ क्या, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो अब जो वो ट्रिप प्लान कर रहा था ना, पहले मान के चलो वो 10 ट्रिप प्लान करता था एक महीने में, अब वो क्या करने लगा, 6 या 5 ऐसे ट्रिप प्लान करेगा। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया, तो पेट्रोल का यूज वो कम करेगा। ठीक, हाँ, इन लॉन्ग रन नॉट ओनली वन कैन मेक फ्यूअर ट्रिप बट ही कैन परचेज अ कार विथ अ स्मॉलर इंजन capacity when the time comes for replacing the existing ones. Hence one's demand for petrol fall by more when one has made long term adjustment of higher price. तो देखो जस्ट जैसे शॉर्ट रन में था उसके जस्ट अपोजिट आपको लॉन्ग रन में देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से उल्टा है। ठीक है, चलिए ये था टाइम पीरियड। नेक्स्ट है आपका क्या, कंज्यूमर हैबिट्स। कंज्यूमर का हैबिट, मेरा हैबिट कुछ है क्या, भूल गया, चलो बिस्किट खाना मेरा हैबिट है। ठीक है, हैबिट मतलब कि हर दिन हमको चाहिए एक पैकेट बिस्किट, जो कि बहुत खराब चीज है, नहीं खाना चाहिए, बट क्या करें, हैबिट है तो है। इफ अ कंज्यूमर इज अ हैबिचुअल कंज्यूमर ऑफ अ कमोडिटी, अगर किसी चीज के लिए वो हैबिचुअल है, नो मैटर हाउ मच इट्स प्राइस चेंज, कितना भी उसका प्राइस चेंज होगा, द डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी इनइलास्टिक। तो जो उसका डिमांड देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, इनइलास्टिक, क्योंकि हम उस चीज के प्रति आदी हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द बूजर्स। हाँ भाई, जो ड्रंकर्स होते हैं, अगर प्राइस में चेंजेस देखने को मिलता है फिर भी वो पीना नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए ये है कंज्यूमर हैबिट्स। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टाइड डिमांड। टाइड कपड़ा धुलने वाला नहीं, देखते हैं,
द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर टाइड टू अदर्स इज नॉर्मली इनइलास्टिक एज अगेंस्ट दोज हुज डिमांड ऑफ द ऑटोनोमस नेचर। क्या बोला है? ऑटोनोमस मतलब समझते हो? आजादी, किसी चीज को करने का छूट। तो बोला द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर टाइड टू अदर्स, एक दूसरे से जुड़ा होना, इज नॉर्मली इनइलास्टिक एज अगेंस्ट, इनइलास्टिक मतलब थोड़ा कम चेंज देखने को मिलता है, नो चेंज देखने को मिलता है, एज अगेंस्ट दोज हुज डिमांड इज ऑफ ऑटोनोमस नेचर। क्योंकि ऑटोनोमस नेचर क्या है? मतलब वो फ्री है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो उस केस पे हम लोग उसको नहीं छोड़ पाते हैं। ठीक है, इसलिए वो इनइलास्टिक होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो क्या है? प्राइस रेंज। प्राइस रेंज मतलब क्या है? देखो, गुड्स विच आर इन वेरी हाई प्राइस रेंज और इन वेरी लो प्राइस रेंज हैव इनइलास्टिक डिमांड। जिसका बहुत ज्यादा प्राइस होता है और बहुत कम प्राइस होता है, वैसा डिमांड कैसा होता है? इनइलास्टिक होता है, मतलब नो चेंज देखने को मिलता है। बट दोज इन द मिडिल रेंज हैव इलास्टिक डिमांड। लेकिन जिसका मिडिल रेंज होगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो वैसा क्या हो जाएगा? वो इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सर अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी हम लोगों ने एक मेथड देखा था। मेथड देखने के बाद फिर हम लोग डिटर्मिनेंट्स देखे, और डिटर्मिनेंट्स देखने के बाद अब हम लोग आ गए हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारा आज का इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। चलिए देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, बता दीजिए सर। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस, आपने पहले पढ़ा था ना, किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने से डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। यहां पे प्राइस की जगह पे हमको क्या ले लेना है? उस कंज्यूमर का इनकम ले लेना है, कि उसके इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क पड़ा, कितना फर्क पड़ा, वो सारे चीज को हम लोग यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। इनकम मतलब आय, इलास्टिसिटी मतलब चेंज ऑफ डिमांड। आय के चेंज होने से या आय में बदलाव होने से डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है सर, चलिए देख लीजिए एक बार, देख लेते हैं भाई। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स टू स्मॉल चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम में चेंज हो रहा है, उससे क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो यहां पे एक दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, थोड़ा सा तोड़िएगा क्या? चलिए थोड़ा सा तोड़ते हैं। कहाँ गया? एक मिनट। हाँ, आज हमने पीडीएफ भी नहीं ले रखा अलग से। चलो यहाँ बताते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, ठीक है। चेंज Q बाई चेंज Y इज इक्वल, सॉरी, इनटू Y बाई Q। तो Y क्या हो गया? Y इज इक्वल टू आपका हो गया इनकम, और चेंज Y इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1। ठीक है, उसके बाद Q तो आपको पता ही है, Q इज इक्वल टू क्वांटिटी, और चेंज Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, चलिए ये था आपका। क्या ये इसी चीज से बनेगा सर पूरा क्वेश्चन? बिल्कुल बन जाएगा, देख लेते हैं। चलिए यही फॉर्मूला को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी को निकाल करके दिया हुआ है। E इज इक्वल टू इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, Q इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड, और यहाँ पे होना चाहिए था आपका ये चेंज Q होना चाहिए था। ठीक है, और ये Q हो गया ओरिजिनल डिमांड जिसको हम लोग Q1 बोलेंगे, है ना।
और ओरिजिनल इनकम जैसे कि ये हो गया आपका y1 और ये हो गया चेंज इनकम। ठीक है, चलिए बाकी फॉर्मूला आप नीचे जो मैं लिखा हूं उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक बार रिलेशनशिप देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देयर इज यूजफुल रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम इलास्टिसिटी फॉर अ गुड एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन इट। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग थ्री प्रोपोर्शन। तीन प्रोपोर्शन में ये डिटरमाइन करेगा। कौन कौन से तीन प्रोपोर्शन है देखते हैं। तो ये तीन प्रोपोर्शन कुछ इस तरीके से है कि देखो, इफ देयर इज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड remain the same as the income increases, then income elasticity of demand is equal to 1। मतलब कि प्राइस जितने से बढ़ रहा है, देखो एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, पहले मान के चलो प्राइस इतना था, क्वांटिटी इतना था। अब प्राइस इतना से बढ़ा है तो डिमांड भी इतना से ही बढ़ जाएगा। तो देखो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, जितना प्राइस में चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड मैं इसको उल्टा बना दिया हूं। वेट 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 वेट, ये आपका प्राइस था पहले इतना, मान के चलो प्राइस इतना था तो लोग खरीद रहे थे इतना। ठीक है, अब प्राइस मान के चलो इतना से घट गया तो डिमांड इतने से ही बढ़ जाएगा। ठीक है, प्राइस इतना से घटा तो डिमांड इतने से ही बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए मतलब E इज इक्वल टू 1। जितने से प्राइस में चेंज देखने को मिलेगा उतने से ही आपको डिमांड में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, जैसा आपका इनकम बढ़ा तो जितना आप पहले खर्च करते थे उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो यहां पे हो जाएगा देन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पे हो जाएगा E इज, यहां पे हो जाएगा आपका E इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, इसका जस्ट उल्टा, लेस देन 1। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड डिक्रीजेस एज इनकम राइजेस। अब यहां पे क्या हो रहा है, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड्स डिक्रीजेस, मतलब गुड्स का जो प्रोपोर्शन था वो घट जा रहा है। ठीक है, तो एज इनकम राइजेस देन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द गुड्स इज लेस देन 1। तो यहां पे कम देखने को मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स रिवील्स अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डिमांड फॉर द गुड्स इन द क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे कुछ है नहीं, वही तीनों कॉन्सेप्ट जो था जो हम लोगों ने ऊपर अभी देख रखा है। चलिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स है। द इनकम ऑफ ए हाउस होल्ड राइजेस बाई 10%। सपोज दैट किसी हाउस होल्ड का इनकम 10% से बढ़ गया तो द डिमांड फॉर व्हीट राइजेस बाई 5%। तो डिमांड कितना से बढ़ रहा है, व्हीट का 5% से बढ़ रहा है। लेस देन 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। आगे देखिए, द इनकम ऑफ हाउस होल्ड राइजेस बाई 10%। इनकम 10% से बढ़ रहा है लेकिन डिमांड फॉर द टीवी राइजेस बाई 20%। लेकिन डिमांड कितने से बढ़ रहा है, 20% से। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मोर देन 1 देखने को मिल रहा है। ठीक है, द इनकम ऑफ हाउस होल्ड राइजेस बाई 5%। इनकम कितना से बढ़ रहा है, 5% से, लेकिन डिमांड फॉर द बाजरा फॉल्स बाई 2%। लेकिन बाजरा का जो डिमांड है वो 2% से क्या हो रहा है, घट जा रहा है। ठीक है, द इनकम फॉर द हाउस होल्ड राइजेस बाई 7%, द डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्स राइजेस बाई 7%। तो डिमांड यहाँ पे कितने से दिख रहा है आपको राइज होते हुए, 7% से। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, E इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू यूनिटरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द इनकम फॉर हाउस होल्ड राइज बाई 5%। कितना बढ़ रहा है इनकम, 5% से। द डिमांड फॉर बटन्स डज नॉट चेंज एट ऑल। लेकिन जो बटन का डिमांड है उसमें कोई चेंजेस दिखने को नहीं मिल रहा है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, 0। चलिए सर इस पॉइंट को एक बार आप हमको ED E1 वगैरह लिख के दिखा दीजिएगा। दिखा देते हैं भाई, क्या था देखोगे ध्यान से, यहाँ पे समझोगे। कुछ लिखा हुआ है E इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। E मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। परसेंटेज चेंज ऑन इनकम डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज ऑन इनकम। मतलब कि क्या ये लिख सकते हैं सर, E इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई
परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पे वीट, तो वीट में अगर 5% से, देखिएगा ध्यान से, कोई क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो डिमांड में कितना फर्क देखने को मिल रहा है 5%, और इनकम में कितना फर्क देखने को मिल रहा है 10%। तो मतलब इनकम में 10% चेंज होने से डिमांड में सिर्फ 5% का चेंज देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आएगा सर। दैट मीन्स इलास्टिक जो है वो लेस देन 1 है कि नहीं है, 0.5 है सर। तो क्या बात कर रहे हैं, 0.5 तो 1 से कम होता है, तो वो क्या हो गया, लेस देन 1। तो जब भी लेस देन 1 होगा तो व्हीट इज अ नॉर्मल गुड, ये एक नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आता है, और ये हमारे फुलफिल करता है किस चीज को, नेसेसिटीज को। तो ये हमारे नेसेसरी वाले कैटेगरीज में आता है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में फर्क देखने को नहीं मिलेगा। दैट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, टीवी का प्राइस में देखिए क्या हो गया है, इनकम कितना से बढ़ गया है 10% से, लेकिन डिमांड फॉर द टीवी कितना से बढ़ रहा है 20%। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैलकुलेट करोगे तो 2 आएगा। दैट मींस इलास्टिक जो है वो 1 से ज्यादा है कि नहीं है, हाँ सर 2 है तो 1 से ज्यादा ही ना होगा। दैट मींस ये किस कैटेगरी में आ रहा है, टीवी इज अ लग्जरियस कमोडिटीज। ठीक है, अब टीवी नॉर्मल गुड्स में, नॉर्मल में भी आ जाएगा, लेकिन लग्जरियस जब हम लोग बात कर रहे हैं फ्लैट टीवी का यहाँ पे, ठीक है, तो वो लग्जरियस के कैटेगरी में आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। अब सर मान के चलिए नेगेटिव में आ गया है, जैसे बाजरा का इनकम मेरा 5% से बढ़ा, लेकिन बाजरा का जो कंजम्पशन था वो हम क्या कर दिए हैं 2% से कम कर दिए, यहाँ पे घट गया है ना, तो घट गया है। दैट मींस हमारा यहाँ पे, तो देखिए हम बोले थे कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, ठीक है, चलिए नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिए, लेकिन ये जो बाजरा है ये तो आपका अगर देखोगे ये तो इंफीरियर गुड्स में आता है। तो जब भी इंफीरियर गुड्स में आता है तो हम क्या बताए थे कि अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स का यूजेस हम कम कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, लेस देन 0, मतलब इलास्टिसिटी जो है वो चेंज देखने को मिल रहा है 0 से भी कम का, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे मान के चलो किसी भी प्रोडक्ट का इनकम मेरा 7% से चेंज हुआ, उस कमोडिटी का भी यूज जो है हम 7% से ये कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जितना इनकम मेरा बढ़ रहा है उतना उसका यूज भी बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, मतलब कि ईडी इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया, यूनिटरी का केस है सर, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी का केस है, मतलब जितने से हमारे इनकम में चेंजेस देखने को मिल रहा है उतने से हम उसका डिमांड में भी चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। लास्ट, अब क्या है, बटन, एक एग्जांपल लिया गया है बटन, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है ना, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखोगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो अब उसका डिमांड, इसकी इनकम में कितना परसेंट चेंज हुआ है 5%, लेकिन उसके डिमांड में कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है क्या, नहीं, डिमांड तो 0 है, क्योंकि बटन्स वगैरह ये सब नेसेसिटी गुड्स में आ जाता है। जब भी अगर ये नेसेसिटी में आ जाएगा तो उसका जितना यूज हम उतना ही करेंगे, इनकम बढ़ जाने के बाद क्या हम ज्यादा यूज करने लगेंगे, नहीं सर। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, मतलब 0% में चेंज हुआ है डिवाइड बाई 5% से हमारा इनकम बढ़ा था, दैट मींस इज इक्वल टू 0, ठीक है। बटन्स हैव 0 इनकम elasticity. Next, it is to be noted that word luxury, necessity, inferior goods do not have signify strict dictionary meaning here. In economic, those theory we distinguish them in the manner so above. तो जो चीज यहाँ पे मैंने बता रखा है वही सारी चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा आज में इनकम इलास्टिसिटी तक हम लोगों ने करा। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो टॉपिक को क्लियर करके हमारा इलास्टिसिटी का क्लासेस जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। चलिए तो आज तक का क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।